बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, जो वहाँ भौतिकी और स्पेस साइंस के प्रोफेसर हैं, उन्होंने विज्ञान परिषद प्रयाग में 1 अगस्त 2023 को एक व्याख्यान अंतरिक्ष का मौसम विषय पर बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिया है। और उस व्याख्यान के माध्यम से हम सरल हिंदी भाषा में ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो अंतरिक्ष का मौसम है, अंतरिक्ष का जो पर्यावरण, मौसम बदल गया। आज पानी बरस गया। देखिए, कई दिन से पानी का घोषणा हो रहा है। हमारे मौसम विज्ञानी रोज घोषणा करते हैं कि आज शाम को पानी होगा, और 3 दिन से आप देख रहे हैं पानी नहीं। आज भी अखबार में आया कि आज बहुत वर्षा होगी, अभी तक कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। तो ये मौसम जो हम कहते हैं, बार बार हम लोग बात करते हैं मौसम की, तो ये जो मौसम है क्या है कि हमारे पृथ्वी के 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के अंदर जो परिवर्तन होता है, और तुरंत जो परिवर्तन होता है, 1 घंटे 2 घंटे में चेंज होता है, तो मौसम चेंज होता है। एक हम लोग करते हैं कि क्लाइमेट, तो क्लाइमेट जब बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करते हैं। 25 साल 30 साल में हमारा कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आज हम इससे दूर जाएंगे, हम लोग अंतरिक्ष की बात करेंगे। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 1000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर, और ये पूरा हमारा जो सौर मंडल है, इसको कि स्पेस फिजिक्स, जहाँ तक हमें रॉकेट सेटेलाइट सभी जाते हैं, उसका मौसम कैसे चेंज होता है और वो हमारे पर क्या प्रभाव डालेगा। थोड़ा सा विषय भिन्न है, लेकिन मैं अपना प्रयास करूंगा। और जहाँ तक हिंदी की बात है, मैं आपसे क्षमा मांगूंगा अगर त्रुटियाँ होती हैं मुझसे, क्योंकि हिंदी का अभी मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं, बस मैं आप लोगों से सीखता रहता हूँ। और प्रोफेसर डी की आत्मा हमारे संस्था को याद दिलाती है कि कुछ लिखो कुछ बोलो। हमको बार बार कहते थे कुछ लिखो कुछ बोलो। मैं कोशिश करता हूँ, आज कोशिश मैं करूँगा कि आपको कुछ बातें सुनाऊँ। तो ये आज का मौसम जो विषय है अंतरिक्ष का मौसम, तो यह अंतरिक्ष में जो चेंज हो रही है, आप देखते हुए टीवी में आता है, मीडिया में आता है कि सूर्य से चला आकाश। तो आज का जो ना, आज का जो हमने ये प्लान किया है कि हम आपको बताएंगे कि क्या है ये स्पेस वेदर, क्या है अंतरिक्ष का मौसम क्या है। और उसके लिए हमने कुछ वीडियो लाया है। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग जानते होंगे इस चीज़ को, लेकिन बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि नहीं जानते होंगे। तो ये वीडियो मैं उनको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये अंतरिक्ष का मौसम वीडियो से समझ में आएगा, और फिर उसकी क्या प्रभाव है, ये हमारे नियर अर्थ एनवायरमेंट पे, पृथ्वी और उसके चारों तरफ क्या प्रभाव डालेगा। और इसके साथ साथ इसको हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास बनारस, थोड़ा मैं प्रचार भी करूंगा, BHU से आया हूँ तो थोड़ा अपना प्रचार भी करूंगा कि हमारे बनारस यूनिवर्सिटी में क्या क्या इसके लिए, इसको अध्ययन करने के लिए क्या क्या है। GPS से कैसे मेजरमेंट करते हैं, आप जानते हैं ग्लोबल विजन सिस्टम बहुत ही फेमस डिवाइस है। और कुछ रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे, जो लोग आगे रिसर्च करना चाहते हैं या जिनको रिसर्च इस फील्ड में अनुभव है, उनको हम थोड़ा सा कुछ रिजल्ट आपको आगे हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो जिसमें क्या बताएंगे कि कैसे हमारा जो आयनोस्फीयर, आयन मंडल चेंज हो रहा है, ये सौर ज्वालाएं क्या हैं, और जियोमेट्रिक स्टॉर्म आती है तो क्या होती है, जब सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होता है। इसके कुछ रिजल्ट भी आपको हम लास्ट में दिखाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। तो ये स्पेस वेदर जो है, ये सन और अर्थ के बीच की जो मौसम, जो सन में हो रहा है, जो पृथ्वी पर हो रहा है, ये हमारे चारों तरफ चेंज होगा। इसे कहते हैं स्पेस वेदर, अंतरिक्ष का प्रभाव। और ये अंतरिक्ष का मौसम, कोई भी सन के, सूरज के ऊपर कोई चेंज आएगी तो हमारा पृथ्वी पर उसका पूरा प्रभाव पड़ता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कभी आप सुनते हो सैटेलाइट लॉन्च है ना, आज लॉन्च नहीं हुआ, 2 दिन में डाल दिया गया। तो देखा यह गया है कि सन जो है उसने सौर ज्वालाएं वहाँ चल गई, तो यहाँ पर रुक गया। तो ये मैं दिखाऊंगा किस तरह की वो सौर ज्वालाएं, किस तरह से वो जियोमेट्रिक स्टॉर्म पृथ्वी कैसे प्रभाव डालता है। तो ये बातें हम करेंगे। तो जब परिभाषा की बात करते हैं, तो ये जो स्पेस वेदर या हम अंतरिक्ष का मौसम की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही इमर्जिंग टॉपिक है, लेटेस्ट टॉपिक। अमेरिका में तो इस पर पूरे स्कूल में पढ़ाई जा रही है। हमारे यहाँ हम लोग हायर स्टडी पढ़ते हैं कि जो स्पेस का वेदर है, जो मौसम है, वो डिपेंड करता है सन से निकलने वाले ज्वालाओं पे, उनसे निकलने वाले फ्लेयर पे, उससे निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन, CME करते हैं। और जो सन से हवा चलती है, जो कहते हैं सोलर विंड, ये केवल हवा नहीं है, ये क्या है, इसमें आयंस हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन है, और साथ ही साथ इसमें चलती है वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकत्व भी है। तो ये जब चलती हैं तो पृथ्वी की तरफ आएंगी, तो पृथ्वी में आयन मंडल का निर्माण होगा। पृथ्वी में आयन मंडल का, पृथ्वी का चुंबकत्व मंडल चेंज होता है। पृथ्वी की जो चुंबकत्व है वो चेंज हो जाती है। पृथ्वी में हम कहते हैं कि पृथ्वी में एक नॉर्थ एक साउथ पोल है, एक मैग्नेट है पृथ्वी के चुंबक में। तो ये चुंबक का प्रभाव जो है चेंज हो जाता है। और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ये चुंबक, जो पृथ्वी के चुंबक है, इसी कारण हम लोग आजकल यहाँ आसानी से रहते हैं। नहीं तो हम लोग कभी नील स्टॉर्म की तरह, नीला स्टॉर्म की तरह हमें भी एक ड्रेस पहनना पड़ता है। ये चुंबक मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं इसको। ये जो चुंबक मंडल है, ये हमें बचाता है सूर्य से आने वाली किरणों से, सूर्य से आने वाली प्रभावों से, सूर्य से आने वाली कण जो है उससे। इसकी बात करेंगे। और स्पेस वेदर का प्रभाव हमारे सैटेलाइट पड़ता है। आजकल हम लोग जी रहे हैं सैटेलाइट एरा। एक दिन मोबाइल बंद हो जाए तो
चेंज हो जाएगा सिस्टम। सैटेलाइट पूरा आपको आपके जीवन मंडल को प्रभावित करता है, तो इस सैटेलाइट को प्रभावित करता है, और जब ये आता है तो पूरा आपका ग्लोबल सैटेलाइट चेंज हो जाएगा, सैटेलाइट चेंज हो जाएगा। नेविगेशन आप देखते हैं जितने हवाई जहाज चलती हैं वो सब GPS से चलती है, कब लैंड करना है, कहाँ जाना है, उनका एक ट्रैफिक बना हुआ है, एयर ट्रैफिक 400 मीटर हाइट, वेस्ट ईस्ट सब सेट है पूरा, अगर नहीं तो फिर डर जाएंगे हवाई जहाज भी। तो ये पूरा GPS चलता है। अगर इसमें 2 या 3 मीटर का भी चेंज आ जाएगा तो हवाई जहाज लैंडिंग नहीं कर पाएगा, टेक ऑफ नहीं कर पाएगा, ये तो उसकी पहिया है। कभी सुनते हैं टायर फट गया, तो वो क्या हुआ कि उन्होंने टायर खोला लेकिन वो उस हाइट पे नहीं से नीचे आ गए हैं तो वो फट जाता है। इस तरह घटनाएं होती हैं, तो एक कैलकुलेशन बहुत ही जरूरी है कि इसमें एरर न हो। और इसमें एरर जो है मौसम जो है, स्पेस का मौसम जो है इस पर प्रभाव डालता है, अंतरिक्ष जो है इस पर प्रभाव डालता है, उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए पृथ्वी जो सूरज के अंदर की बात, सोलर एक्टिविटी, और इसको आप ध्यान से देखेंगे तो सोलर के केंद्र में जो है, सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है, फ्यूजन। इसे 2 हाइड्रोजन मिल के हीलियम बनाता है, इससे रेडिएशन निकलता है। तो 3 लेयर इसके अंदर है, एक कहते हैं कोर, फिर कहते हैं रेडिएशन, और ऊपर जो है कन्वेक्शन साइकिल है। इसमें पता है कि प्लाज्मा निकलती है, ऊपर आता है फिर नीचे जाता है। एक संवहन धाराएं, ये संवहन धाराएं जब हमारे सरफेस के पास आ जाएंगी तो क्या होगा, सूरज के सरफेस से बाहर निकल जाएगी। तो ये निकलने के लिए हमें चाहिए सन स्पॉट्स, जो चुंबक क्या कहते हैं, सन में जो धब्बे होते हैं, तो वो जो सन स्पॉट्स होते हैं वो एक्टिव रीजन, वहीं से ये बाहर निकलता है। जब ये बाहर निकलेगा तो पूरा हमारा सौर मंडल को प्रभावित कर सकता है। तो ये कुछ एक्टिविटीज है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि सन स्पॉट से कैसे निकलती है। इसी को कहते हैं प्रोमिनेंस करते हैं, इसको फ्लेयर कहते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे कैसे जो है कभी फ्लेम की तरह निकलता है बहुत तेजी से, कभी आपको एकदम जेट की तरह निकलेगा। बहुत से भिन्न भिन्न तरह की कुछ बातें हम करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए इसको लिक्विड कर दीजिए बीच में। तो ये देखिए उस न्यूक्लियर फ्यूजन की बात है। 2 लाइटर न्यूक्लियर जो है हाइड्रोजन कंबाइन करके हीलियम बना रहे हैं। तो जब 2 हाइड्रोजन कंबाइन करके हीलियम बनाएंगे तो एनर्जी दी, ये एनर्जी जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलती है, और ये एनर्जी जो है गामा रे की तरह निकलेगी। क्योंकि जैसे वो कोर से बाहर जाता है तो धीरे धीरे ये चेंज होता है, अल्ट्रावायलेट बनेगा, फिर विजिबल बनेगा। इसीलिए सूर्य जो है वो एक आइडियल ब्लैक बॉडी है। इससे क्या होता है कि सभी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इससे निकलती है। आगे इसको जल्द से ये देखिए सूरज की स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, जो बात की इंटीरियर है, फिर कन्वेक्शन जोन है, और फिर आप देख रहे हैं पूरा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में भी 3 लेयर है, सूर्य के वायुमंडल के 3 लेयर है। एक कहते हैं फोटोस्फीयर, एक कहते हैं क्रोमोस्फीयर, एक कहते हैं कोरोना। बाहर का जो एटमॉस्फेयर से कोरोना है, कोरोना पूरे हमारे सूर्यमंडल में छाया हुआ है, इसमें एक्टिव रीजन है। और सरफेस जब नीचे सबसे नीचे देखेंगे तो सूरज का सरफेस है, ये इस तरह सरफेस दिखाई देती है, ग्रेन्यूल से सुपर ग्रेन्यूल करते हैं। और ये जो है इसकी अगर आप साइज देखेंगे तो ये भी 10,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर की साइज है। देखिए राइट साइड में बनाने की कोशिश की है, ये देखिए साइज। और ये फ्लेयर निकल रही है इस तरह से, ये निकल करके हमारे ऊपर में रिलीज हो जाती है, इसको कहते हैं इरप्टिंग प्रोमिनेंसेस। जब ये रिलीज हो जाएगा, अगर ये पृथ्वी की तरफ आ जाए, 2 दिन पहले न्यूज आया था पृथ्वी की तरह एक आ रहा है, लेकिन भाग्य से वो पृथ्वी की तरफ नहीं आया। लेकिन जब पृथ्वी की तरफ आएगा तो पूरा पृथ्वी का जो है चुंबकत्व को प्रभावित करेगा, जिससे बहुत सी सैटेलाइट खराब हो जाती है। मैं बताऊँ क्या प्रभाव इससे पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। इसको भी क्लिक कीजिए वीडियो, नहीं उस पर जाकर कहीं क्लिक कर दीजिए इसमें। देखिए सूरज का सरफेस कैसे है, जैसे आप देखते हैं कोल्टार गर्म होता है, तो कोल्टार गर्म होता है तो नीचे से निकलती है, ऊपर जाता है। उस तरह से सन में भी मैं दिखाया था, नीचे से निकल रही बाहर होगी, ये ग्रेन्यूल्स ऊपर से सूरज का सरफेस। तो ये जो है 1000 से 10,000 किलोमीटर का साइज का एक ग्रेन्स बन है, और ये अंदर से निकलता है, बाहर निकलता है। इसी में जब बड़ा बन जाएगा कहीं कहीं पर किसी जगह पे जहां पर कि ऐसा पॉसिबिलिटी हो जाएगा, तब आपको सूरज के धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, और वहां से प्लाज्मा जो है बाहर निकलती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सूर्य धब्बे, सन स्पॉट, उसका डायमेंशन आप ध्यान देंगे, आपको दिखाई दे रहा है बहुत छोटा है। उसका डायमेंशन है 10,000 से 30,000 किलोमीटर। पृथ्वी का डायमेंशन कितना है 6,000, तो 6,000 पृथ्वी का है। और वो जो सन स्पॉट है वो सबसे बड़ा सन स्पॉट रिकॉर्ड किया गया आज तक का, 30,000 किलोमीटर। तो आराम से पृथ्वी इसमें चला जाएगा। तो सूर्य धब्बे हम लोग देखते हैं छोटा धब्बे, जब गैलीलियो ने जब बताया कि सूर्य में धब्बे है तो उसको बंद कर दिया। जब उसने टेलीस्कोप बनाया उसने बताया कि सूर्य में धब्बे हैं, तो जितने पादरी और पुजारी थे कहीं भैया तो सूर्य को ही भगवान को ही किसने उसको जो है 3 साल 4 साल तक जेल में बंद। बाद में जब ये प्रूव हो गया कि नहीं धब्बे हैं तब उनको छोड़ा। तो विज्ञान का खोज करने के लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है क्योंकि आप माइथ को तोड़ रहे हैं ना, आपके बना हुआ विश्वास को तोड़ते हैं। किसी विश्वास को तोड़ेंगे तो कोई तैयार थोड़ी होता है। तो ये सूर्य धब्बे का जो है गैलीलियो ने पहली बार टेलीस्कोप बना के दिखाया था। और ये देखिए सूर्य से धब्बे से जो है एनर्जी निकल रहा है,
तो ये एनर्जी निकलती है और लूप बनता है। और कभी कभी जो सोलर फ्लेयर भी ये क्या होता है, कर्ल एंड ट्विस्ट होता है, आपस में मुड़ेंगे, मुड़ करके हम कहते हैं कि संलयन होता है। आजकल सुने होंगे कि कोई मैग्नेटिक, हम लोग बचपन से पढ़ाते हैं बच्चों को, 2 मैग्नेटिक लाइंस नेवर कट ईच अदर। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, अभी पढ़ते हैं कि 2 चुंबकीय रेखाएं काटती नहीं, और सूर्य में इसका उल्टा होता है, 2 चुंबकीय रेखाएं जुड़ती हैं और एनर्जी निकलता है, जो कहते हैं मैग्नेटिक रिकनेक्शन, चुंबकीय संलयन। ये बहुत ही आजकल लेटेस्ट टॉपिक है, जितने रिसर्च हो रहे हैं चुंबक के सूर्य में, तो चुंबकीय संलयन के कारण। तो ये एक नया है, जिससे कि चुंबकीय रेखाएं आपस में मिलती हैं और एनर्जी निकलती है। तो इतना एनर्जी सन में कहाँ से आया? आप देखते हो कि 10⁻⁷ किलोमीटर उसकी पार्टिकल का वेलोसिटी होता है, टेम्परेचर होता है, कहाँ से इतना एनर्जी आया? तो ये चुंबकीय संलयन से आता है, जो कि मैग्नेटिक लाइंस कनेक्ट सन के साथ। प्लाज्मा यहाँ है ही, तो ये बनती है। नीचे देखिएगा कोरोना मास इंजेक्शन है, ये कोरोना से मास निकल रही है, सबसे लास्ट वाला में देखिए मास निकल रही है। और सन का ऑर्बिट, अर्थ का ऑर्बिट ये बगल में है, तो ये अर्थ का ऑर्बिट है। तो अगर ये अर्थ की तरफ चला गया बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, तो हमारा क्या होगा, अर्थ जो है थोड़ा प्रभावित हो जाएगा। अभी हम दिखाएंगे नेक्स्ट प्लीज। ये जो है ट्रेस सैटेलाइट से लिया गया है कि कैसे 1 2 3 4 5 ध्यान से देखेंगे तो 8 या 10 सन स्पॉट एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो ये सूर्य धब्बे एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से प्लाज्मा निकल रहा है, एक से दूसरे में जा रहा है, दूसरे तीसरे में जा रहा है। और जब ये आपस में आएंगे तो क्या होगा, इनमें संलयन हो जाएगा। संलयन होने क्या होगा, ये कर्ल एंड ट्विस्ट हो जाएंगे और फिर ये इरप्ट विदिन 4 to 5 मिनट, 3 से 4 मिनट में ये पूरे सूर्यमंडल में निकल जाएंगे। अगर पृथ्वी की तरफ आ गया तो इट विल गो इनटू इफेक्ट, ये हमारे पृथ्वी को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ देखिए सोलर फ्लेयर की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए एक सौर ज्वाला निकली है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, और इसका डायमेंशन अगर आप देखेंगे तो 25 से 30,000 किलोमीटर का ऊंचा। अब पृथ्वी देखिए एक बनाया गया, उसमें लगे पृथ्वी इतना नजदीक नहीं है, लेकिन इन्होंने कंपेयर किया है कि साइज ऑफ अर्थ इज सो स्मॉल, इतना छोटा अर्थ है इसके, इस सौर ज्वालाएं से और सूर्य की जो लूप बन रही है इससे। ये लूप जो है 2014 में दिखाई दिया था, जो कि सबसे सूर्य की प्रभाव से ज्यादा था। अब 2024 में 25 में आने वाला सबसे ज्यादा सूर्य गर्म रहेगा, जो कहते हैं सोलर साइकिल, इसमें एक साइक्लिक वेरिएशन है। तो इस तरह की आना शुरू हो गया। अभी इस साल भी 2 ठो आ गई हैं, आगे भी अभी आपको 3-4 साल में बहुत सी सूर्य से निकलने वाली प्रोमिनेंस फ्लेयर्स निकलेगी। और इससे 10⁻25 जूल, 10 के खाते 25 जूल एनर्जी, भाई इतना एनर्जी ज़्यादा है कि पूरा ग्लोब को आप 1 हफ्ते तक लाइट दे सकते हैं। लेकिन क्या इसका यूज बहुत कम हो पाता है और बहुत दूर है। तो ये चारों तरफ हमारे वायुमंडल में रेडिएशन से या पार्टिकल से, रेडिएशन तो ठीक है, लेकिन जब पार्टिकल निकलता है तो वो बड़ा डेंजरस होता है। तो ये हमारे चारों तरफ दिखाई देती है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये देखिए यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि पृथ्वी में और सूरज का कनेक्शन क्या है, जो कहते हैं सन अर्थ कनेक्शन, ये इंटरैक्ट करता है। तो जब सन से इस तरह की सौर ज्वालाएं, सोलर विंड, पार्टिकल निकलेंगी तो अर्थ के पास आएगा। अर्थ का ऊपर देखिए बीच में मैंने बनाया है मैग्नेटिक फील्ड, बीच में वो डाइपोल मैग्नेट करते हैं। लेकिन जब ये सन से पार्टिकल आते हैं, क्या कहते हैं, उसको कंप्रेस करता है। तो डे साइड जो दिन का जो हमारा पृथ्वी का जो चुंबक है वो दब जाएंगे, और रात वाले खींच जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे। तो पूरा एक कैविटी बनता है, तो जो ब्लू लाइन्स दिखाया गया पूरा कैविटी, उसको कहते हैं मैग्नेटोस्फीयर। यही हमारा मैग्नेटोस्फीयर क्या है, कोई भी पार्टिकल सन से आ रहा है वो सीधे इंटर नहीं करता, वो स्कैटर हो जाता है, चारों तरफ से निकल जाता है। सीधा आता तो हमारे क्या होते हैं, इट विल रैप्चर आवर डीएनए। नहीं तो हमें भी एक ड्रेस पहनना पड़ता, नील आर्मस्ट्रांग की तरह। चंद्रमा में होते, चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है, नहीं चुंबक है, तो वहाँ पे पार्टिकल सीधे चले जाते हैं। हमारे पृथ्वी पर ऐसा संरचना है मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये कंप्रेस हो गया, इधर एलोबरेट हो गया, और पूरा एक आपको मैग्नेटोस्फीयर की संरचना होगी। लेकिन पार्टिकल कुछ नाइट साइड से, रात्रि से अंदर जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ वो आता है, और जब पृथ्वी के पास आता है तो आप सुने होंगे ऑरोरा बोरियालिस, आकाश हरा हो गया, आकाश अभी दिखाएंगे फोटो आपको। तो वो घटना होती है, वो बताता है कि डायरेक्ट सन एंड अर्थ जो है, पृथ्वी और सूरज एक दूसरे से कपुल्ड सिस्टम, दोनों एक दूसरे से प्रभावित हैं, और ये हमारे पूरे मौसम को चेंज करता है, प्रभाव करता है। नेक्स्ट प्लीज। इसको जरा चाहिए वीडियो को, ऐसा नहीं, वीडियो पीछे पीछे 3 वीडियो छोड़ दिया, चलिए ठीक है चलिए। सन अर्थ इंटरैक्शन है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये एक वीडियो बनाया गया है, आप बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया गया, मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ क्या देखिए, सन ने फ्लेयर निकला, सन से क्या हुआ, बहुत से पार्टिकल, बहुत से एनर्जी निकली चारों तरफ सौरमंडल। अब जब पृथ्वी के पास आएगा तो पृथ्वी के चुंबक को इसे प्रभावित करेगा, और कुछ चुंबक जो है डी साइड से नाइट साइड में चले जाएंगे, और ये पार्टिकल नाइट साइड से जो है जियो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अंदर आएगा। और देखिए नॉर्दर्न हेमस्फीयर में और साउदर्न हेमस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में 70 से 80 डिग्री। स्कैंडिनेवियन कंट्री वही है, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। मुझे अनुभव है, जैसे बताई मैडम कि मैं स्वीडन में 1 साल
बच्चों को लेकर वहाँ मैंने पोस्ट डॉक की थी। तो ये हम लोग जाते थे स्लीपिंग बैग लेकर के, स्वीडन का टेम्परेचर बहुत ठंडा है, तो हम लोग जाते थे कंट्री साइड में कि जहाँ पर के हम लोग देख सकते हैं इस तरह की फिनोमेना। तो ये आपको प्रभाव डालता है ऑरोरा की संरचना होती है। अभी हम बदल गए, आज पानी बरस गए, देखिए कई दिन से पानी का घोषणा हो रहा है। हमारे मौसम विज्ञान रोज घोषणा करते हैं कि आज शाम को पानी, 3 दिन से आप देख रहे हैं पानी आज भी अखबार में आया कि आज 70 डिग्री साउथ पे तक कोई आसार ब्लू से दिखाई दे रहा है। तो ये मौसम जो हम कहते हैं, बार बार हम बात करते हैं मौसम की, ये जो मौसम है क्या है कि हमारे पृथ्वी के 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के अंदर जो परिवर्तन होता है और तुरंत जो परिवर्तन होता है 1 घंटे 2 घंटे में चेंज होता है, तो मौसम चेंज होता है। एक हम लोग करते हैं कि क्लाइमेट, तो क्लाइमेट जब बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करते हैं, 25 साल 30 साल में हमारा कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आज हम इससे दूर जाएंगे, हम लोग अंतरिक्ष की बात करेंगे। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 1000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर, और ये पूरा हमारा जो सौर मंडल है, इसको के स्पेस फिजिक्स जहाँ तक हमें रॉकेट सेटेलाइट सभी जाते हैं, उसका मौसम कैसे चेंज होता है और वो हमारे पर क्या प्रभाव डालेगा। थोड़ा सा विषय भिन्न है, लेकिन मैं अपना प्रयास करूंगा। और जहाँ तक हिंदी की बात है, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा अगर त्रुटियाँ होती हैं मुझसे, क्योंकि हिंदी का अभी मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं, बस मैं आप लोगों से सीखता रहता हूँ। और प्रोफेसर डी की आत्मा हमारे संस्थान को याद दिलाती है कि कुछ लिखो कुछ बोलो, हम बार बार करते थे, कुछ लिखो कुछ बोलो। मैं कोशिश करता हूँ, आज कोशिश मैं करूँगा कि आपको कुछ बातें सुनाऊँ। तो ये आज का मौसम जो विषय है अंतरिक्ष का मौसम, तो यह अंतरिक्ष में जो चेंज हो रही है, आप देखते हुए टीवी में आता है, मीडिया में आता है कि सूर्य से चला आकाश। तो आज का जो ना, आज का जो हमने ये प्लान किया है कि हम आपको बताएंगे कि क्या है ये स्पेस वेदर, क्या है अंतरिक्ष का मौसम, क्या है। और उसके लिए हमने कुछ वीडियो लाया है। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग जानते होंगे इस चीज़ को, लेकिन बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि नहीं जानते होंगे। तो ये वीडियो मैं उनको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे ये अंतरिक्ष का मौसम वीडियो से समझ में आएगा और फिर उसकी क्या प्रभाव है, ये हमारे नियर अर्थ एनवायरमेंट पे, पृथ्वी और उसके चारों तरफ क्या प्रभाव डालेगा। और इसके साथ साथ इसको हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास बनारस, थोड़ा मैं प्रचार भी करूंगा, BHU से आया हूँ तो थोड़ा अपना प्रचार भी करूंगा कि हमारे बनारस यूनिवर्सिटी में क्या क्या इसके लिए, इसको अध्ययन करने के लिए क्या क्या है। GPS से कैसे मेजरमेंट करते हैं, आप जानते हैं ग्लोबल विजन सिस्टम बहुत ही फेमस डिवाइस है। और कुछ रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे, जो लोग आगे रिसर्च करना चाहते हैं या जिनको रिसर्च इस फील्ड में अनुभव है, उनको हम थोड़ा सा कुछ रिजल्ट आपको आगे हम पढ़ाएंगे, तो जिसमें क्या बताएंगे कि कैसे हमारा जो आयनोस्फीयर, आयन मंडल चेंज हो रहा है, ये सौर ज्वालाएं क्या हैं, और जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आती है तो क्या होती है, जब सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होता है। इसके कुछ रिजल्ट भी आपको हम लास्ट में दिखाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। तो ये स्पेस वेदर जो है, ये सन और अर्थ के बीच की जो मौसम जो सन में हो रहा है, जो पृथ्वी पर हो रहा है, ये हमारे चारों तरफ चेंज होगा, जिसे कहते हैं ये स्पेस अंतरिक्ष का प्रभाव। और ये अंतरिक्ष का मौसम, कोई भी सन के सूरज के ऊपर कोई चेंज आएगी तो हमारा पृथ्वी पर उसका पूरा प्रभाव पड़ता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कभी आप सुनते हो सैटेलाइट लॉन्च है ना, आज लॉन्च नहीं हुआ, 2 दिन में डाल दिया गया, तो देखा यह गया है कि सन जो है उसने सौर ज्वालाएं वहाँ चल रही, तो यहाँ पर रुक गया। तो ये मैं दिखाऊंगा किस तरह की वो सौर ज्वालाएं, किस तरह से वो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म पृथ्वी पर कैसे प्रभाव डालता है, तो ये बातें हम करेंगे नेक्स्ट प्लीज। तो जब परिभाषा की बात करते हैं, तो ये जो स्पेस वेदर या हम अंतरिक्ष का मौसम की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही इमर्जिंग टॉपिक है, लेटेस्ट टॉपिक। अमेरिका में तो इसमें पूरे स्कूल में पढ़ाई जा रही है, हमारे यहाँ हम लोग हायर स्टडी पढ़ते हैं कि जो स्पेस का वेदर है, जो मौसम है, वो डिपेंड करता है सन से निकलने वाले ज्वालाओं पे, उनसे निकलने वाले फ्लेयर पे, उससे निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन, CME कहते हैं। और जो सन से हवा चलती है, जो कहते हैं सोलर विंड, ये केवल हवा नहीं है, ये क्या है, इसमें आयंस हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन है, और साथ ही साथ इसमें चलती है वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकत्व भी है। तो ये जब चलती हैं तो पृथ्वी की तरफ आएंगी, तो पृथ्वी में आयन मंडल का निर्माण होगा, पृथ्वी में आयन मंडल का, पृथ्वी का चुंबकत्व मंडल चेंज होता है, पृथ्वी की जो चुंबकत्व है वो चेंज हो जाती है। इस पर हम कहते हैं कि पृथ्वी में एक नॉर्थ एक साउथ पोल है, एक मैग्नेट है पृथ्वी के चुंबक में, तो ये चुंबक का प्रभाव जो है चेंज हो जाता है। और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ये चुंबक, जो पृथ्वी की चुंबक है, इसी कारण हम लोग आजकल यहाँ आसानी से रहते हैं। नहीं तो हम लोग कभी नील आर्मस्ट्रांग की तरह, हमें नील आर्मस्ट्रांग की तरह हमें भी एक ड्रेस पहनना पड़ता है। ये चुंबक मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं इसको, ये जो चुंबक मंडल है, ये हमें बचाता है सूर्य से आने वाली किरणों से, सूर्य से आने वाली प्रभावों से, सूर्य से आने वाली कण जो है उससे, इसकी बात करेंगे। और स्पेस वेदर का प्रभाव हमारे सैटेलाइट पड़ता है। आजकल हम लोग जी रहे हैं सैटेलाइट एरा, एक दिन मोबाइल बंद हो जाए तो चेंज हो जाएगा सिस्टम। सैटेलाइट पूरा आपको, आपके जीवन मंडल को प्रभावित करता है, तो इस सैटेलाइट को प्रभावित करता है, और जब ये आता है तो पूरा आपका ग्लोबल सैटेलाइट चेंज हो जाएगा, सैटेलाइट चेंज जाएगा। नेविगेशन आप देखते हैं, जितनी हवाई जहाज चलती है वो सब GPS, कब लैंड करना है, कहाँ जाना है, उनका एक ट्रैफिक बना हुआ है, एयर ट्रैफिक।
400 मीटर हाइट, वेस्ट ईस्ट सब सेट है पूरा, अगर नहीं तो फिर डर जाएंगे हवाई जहाज भी। तो ये पूरा GPS चलता है। अगर इसमें 2 या 3 मीटर का भी चेंज आ जाएगा तो हवाई जहाज लैंडिंग नहीं कर पाएगा, टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। ये तो उसकी पहिया कभी सुनते हैं कि टायर फट गया, तो वो क्या हुआ कि उन्होंने टायर खोला लेकिन वो उस हाइट पे नहीं थे, नीचे आ गए हैं तो वो फट जाता है। इस तरह घटनाएं होती हैं। तो एक कैलकुलेशन बहुत ही जरूरी है कि इसमें एरर न हो, और इसमें एरर जो है मौसम जो है, स्पेस का मौसम जो है इस पर प्रभाव डालता है, अंतरिक्ष जो है इस पर प्रभाव डालता है, उसकी हम बात करेंगे आज नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए पृथ्वी, ये जो सूरज के अंदर की बात, सोलर एक्टिविटीज, और इसको आप ध्यान से देखेंगे तो सोलर के केंद्र में जो है, सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है, फ्यूजन। इसे 2 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाता है, इससे रेडिएशन निकलता है। तो 3 लेयर इसके अंदर है, एक कहते हैं कोर, फिर कहते हैं रेडिएटिव जोन जहाँ रेडिएशन निकलता है, और ऊपर जो है कन्वेक्शन जोन, कन्वेक्शन साइकिल है। तो इसमें कहता है कि प्लाज्मा निकलती है, ऊपर आता है फिर नीचे जाती है, एक संवहन धाराएं बनती है। ये संवहन धाराएं जब हमारे सरफेस के पास आ जाएंगी तो क्या होगा, सूरज के सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। तो ये निकलने के लिए हमें चाहिए सन स्पॉट्स, जो चुंबकीय आप कहते हैं सन में जो धब्बे होते हैं, तो वो जो सन स्पॉट्स होते हैं वो एक्टिव रीजन, वहीं से ये बाहर निकलता है। जब ये बाहर निकलेगा तो पूरा हमारा सौर मंडल को प्रभावित कर सकता है। तो ये कुछ एक्टिविटीज है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि सन स्पॉट से कैसे निकलती है, इसी को कहते हैं प्रोमिनेंस करते हैं, इसको फ्लेयर करते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे कैसे जो है कभी फ्लेम की तरह निकलता है बहुत तेजी से, कभी आपको एकदम जेट की तरह निकलेगा। बहुत से भिन्न तरह की कुछ बातें हम करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए इसको लिक्विड कर दीजिए बीच में। तो ये देखिए उस न्यूक्लियर फ्यूजन की बात है, 2 लाइटर न्यूक्लियर जो है हाइड्रोजन कंबाइन करके हीलियम बना रहा है। तो जब 2 हाइड्रोजन कंबाइन करके हीलियम बनाएंगे तो एनर्जी दिखेगी। ये एनर्जी जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलती है, और ये एनर्जी जो है गामा रे की तरह निकलेगी। लेकिन जैसे वो कोर से बाहर जाता है तो धीरे धीरे ये चेंज होता है, अल्ट्रावायलेट बनेगा, फिर विजिबल बनेगा। इसीलिए सूर्य जो है वो एक आइडियल ब्लैक बॉडी है। इससे क्या होता है कि सभी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इससे निकलती है। आगे इसको जल्द से ये देखिए सूरज की स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, जो बात की इंटीरियर है, फिर कन्वेक्शन जोन है, और फिर आप देख रहे हैं पूरा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में भी 3 लेयर है, सूर्य के वायुमंडल के भी 3 लेयर है। एक कहते हैं फोटोस्फीयर, एक कहते हैं क्रोमोस्फीयर, एक कहते हैं कोरोना। बाहर का जो एटमॉस्फेयर से कोरोना है, कोरोना पूरे हमारे सूर्यमंडल में छाया हुआ है, इसमें एक्टिव रीजन है। और सरफेस जब नीचे सबसे नीचे देखेंगे तो सूरज का सरफेस है, ये इस तरह सरफेस दिखाई देती है, ग्रेन्यूल से सुपर ग्रेन्यूल कहते हैं। और ये जो है इसकी अगर आप साइज देखेंगे तो ये भी 10,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर की साइज है। देखिए राइट साइड में बनाने की कोशिश की है, ये देखिए साइज। और ये फ्लेयर निकल रही है इस तरह से, ये निकल करके हमारे ऊपर में रिलीज हो जाती है, जिसको कहते हैं इरप्टिंग प्रोमिनेंसेस। जब ये रिलीज हो जाएगा, अगर ये पृथ्वी की तरफ आ जाए, 2 दिन पहले न्यूज आया था पृथ्वी की तरह ये बाहर आया, लेकिन भाग्य से वो पृथ्वी की तरफ नहीं आया। लेकिन जब पृथ्वी की तरफ आएगा तो पूरा पृथ्वी का जो है चुंबकत्व को प्रभावित करेगा, जिससे बहुत सी सैटेलाइट खराब हो जाती है। मैं बताऊँ क्या प्रभाव इसके पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। इसको भी क्लिक कीजिए वीडियो, नहीं कहीं क्लिक कर दीजिए बीच में। देखिए सर सूरज का सरफेस कैसे है, जैसे आप देखते हैं कोल्टार गर्म होता है, तो कोल्टार गर्म होता है तो नीचे से निकलती है ऊपर जाता है। उस तरह से सन में भी मैं दिखाया था नीचे से निकल रही बाहर होगी, ये ग्रेन्यूल्स ऊपर से सूरज का सरफेस है। तो ये जो है 1000 से 10,000 किलोमीटर का साइज के एकत्र ग्रेन्स बन गए, और ये अंदर से निकलता है बाहर निकलता है। इसी में जब बड़ा बन जाएगा कहीं कहीं पर किसी जगह पे जहाँ पर कि ऐसा पॉसिबिलिटी हो जाएगा, तब आपको सूरज के धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, और वहाँ से प्लाज्मा जो है बाहर निकलती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सूर्य धब्बे, सन स्पॉट, उसका डायमेंशन आप ध्यान देंगे, आपको दिखाई दे रहा है बहुत छोटा है। उसका डायमेंशन है 10,000 से 30,000 किलोमीटर। पृथ्वी का डायमेंशन कितना है 6,000, तो 6,000 पृथ्वी का है। और वो जो सन स्पॉट है वो सबसे बड़ा सन स्पॉट रिकॉर्ड किया गया आज तक का 30,000 किलोमीटर। तो आराम से पृथ्वी इसमें चला जाएगा। तो सूर्य धब्बे हम लोग देखते हैं कि छोटा धब्बे, जब गैलीलियो ने जब बताया कि सूर्य में धब्बे हैं तो उसको बंद कर दिया। जब उसने टेलीस्कोप बनाया उसने बताया कि सूर्य में धब्बे हैं, तो जितने पादरी और पुजारी थे कहीं भैया तो सूर्य को ही, भगवान को ही किसने उसको जो है 3 साल 4 साल तक जेल में बंद। बाद में जब ये प्रूव हो गया कि नहीं धब्बे हैं, तब उनको छोड़ा गया। तो विज्ञान का खोज करने के लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है क्योंकि आप माइक को तोड़ रहे हैं ना, आपके बना हुआ विश्वास को तोड़ते हैं। किसी विश्वास को तोड़ेंगे तो कोई तैयार थोड़ी होता है। तो ये सूर्य धब्बे का जो है गैलीलियो ने पहली बार टेलीस्कोप बना के दिखाया था। और ये देखिए सूर्य से धब्बे से जो है एनर्जी निकल रहा है, तो ये एनर्जी निकलती है और लूप बनता है। और कभी कभी जो सोलर फ्लेयर, ये क्या होता है, कर्ल एंड ट्विस्ट होता है, आपस में मुड़ेंगे, मुड़ करके हम कहते हैं कि संलयन होता है। आजकल सुने होंगे कि कोई मैग्नेटिक, हम लोग बचपन से पढ़ाते हैं बच्चों को, 2 मैग्नेटिक लाइंस नेवर कट ईच अदर। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, अभी पढ़ते हैं कि 2 चुंबकीय रेखाएं काटती नहीं। और सूर्य में इसका उल्टा होता है, 2 चुंबकीय रेखाएं जुड़ती हैं और एनर्जी निकलता है।
जो कहते हैं मैग्नेटिक रिकनेक्शन, चुंबकीय संलयन। ये बहुत ही आज का लेटेस्ट टॉपिक, जितने रिसर्च हो रहे हैं चुंबक के शुरू में तो चुंबकीय संलयन के कारण। तो ये एक नया है जिससे कि चुंबकीय रेखाएं आपस में मिलती हैं और एनर्जी निकलती है। तो इतना एनर्जी सन में कहाँ से आया? आप देखते हो कि 10⁻⁷ किलोमीटर उसकी पार्टिकल का वेलोसिटी होता है, टेम्परेचर होता है, कहाँ से इतना एनर्जी आया? तो ये चुंबकीय संलयन से आता है, जो कि मैग्नेटिक लाइंस कनेक्ट सन के साथ। अब प्लाज्मा यहाँ है ही, तो ये बनती। नीचे देखिएगा कोरोना मास इंजेक्शन है, ये कोरोना से मास निकल रही है। तो लास्ट वाला में देखिए मास निकल रही है, और सन का ऑर्बिट, अर्थ का ऑर्बिट बगल में है। तो ये अर्थ का ऑर्बिट है, तो अगर ये अर्थ की तरफ चला गया बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, तो हमारा क्या होगा? अर्थ जो है थोड़ा प्रभावित हो जाएगा। अभी हम दिखाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये जो है ट्रेस सैटेलाइट से लिया गया है कि कैसे 1 2 3 4 5 ध्यान से देखेंगे तो 8 या 10 सन स्पॉट एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो ये सूर्य धब्बे एक साथ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से प्लाज्मा निकल रहा है, एक से दूसरे में जा रहा है, दूसरे तीसरे में जा रहा है। और जब ये आपस में आएंगे तो क्या होगा? इनमें संलयन हो जाएगा। संलयन होने क्या होगा? ये कर्व एंड ट्विस्ट हो जाएंगे और फिर ये इरप्ट विदिन 4 to 5 मिनट, 3 से 4 मिनट में ये पूरे सूर्यमंडल में निकल जाएंगे। अगर पृथ्वी की तरफ आ गया तो इट विल गोइंग टू इफेक्ट, हमारे पृथ्वी को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ देखिए सोलर फ्लेयर की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए एक सौर ज्वाला निकली है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, और इसका डायमेंशन अगर आप देखेंगे तो 25 से 30 हजार किलोमीटर का ऊंचा। अब पृथ्वी देखिए एक बनाया गया, उसमें पृथ्वी इतना नजदीक नहीं है, लेकिन इन्होंने कंपेयर किया है कि साइज ऑफ अर्थ इज सो स्मॉल, कितना छोटा अर्थ है इसके इस सौर ज्वालाएं से, और सूर्य की जो लूप बन रही है इससे। ये लूप जो है 2014 में दिखाई दिया था, जो कि सबसे सूर्य की प्रभाव से ज्यादा था। अब 2024 में 25 में आने वाला है, सबसे ज्यादा सूर्य गर्म रहेगा, जो कहते हैं सोलर साइकिल। इसमें एक साइक्लिक वेरिएशन है। तो इस तरह की आना शुरू हो गया। अभी इस साल भी 2 आ गई हैं, आगे भी अभी आपको 3-4 साल में बहुत सी सूर्य से निकलने वाली प्रोमिनेंस फ्लेयर्स निकलेगी, और इससे 10⁻25 जूल, 10 के खाते 25 जूल एनर्जी। भाई इतना एनर्जी ज्यादा है कि पूरा ग्लोब को आप 1 हफ्ते तक लाइट दे सकते हैं। लेकिन क्या इसका यूज बहुत कम हो पाता है और बहुत दूर है। तो ये चारों तरफ हमारे वायुमंडल में रेडिएशन से या पार्टिकल से, रेडिएशन तो ठीक है, लेकिन जब पार्टिकल निकलता है तो वो बड़ा डेंजरस होता है। तो ये हमारे चारों तरफ दिखाई देती है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये देखिए यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि पृथ्वी में और सूरज का कनेक्शन क्या है, जो कहते हैं सन अर्थ कनेक्शन, ये इंटरैक्ट करता है। तो जब सन से इस तरह की सौर ज्वालाएं, सोलर विंड, पार्टिकल निकलेंगी तो अर्थ के पास आएगा। अर्थ का ऊपर देखिए बीच में मैंने बनाया है मैग्नेटिक फील्ड, बीच में वो डाइपोल मैग्नेट करते हैं। लेकिन जब ये सन से पार्टिकल आते हैं क्या कहते हैं, उसको कंप्रेस करता है। तो डे साइड जो दिन का जो हमारा पृथ्वी का जो चुंबक है वो दब जाएंगे, और रात वाले खींच जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे। तो पूरा एक कैविटी बनता है। तो जो ब्लू लाइंस दिखाया गया पूरा कैविटी, कहते हैं मैग्नेटोस्फीयर। यही हमारा मैग्नेटोस्फीयर का है। कोई भी पार्टिकल सन से आ रहा है वो सीधे इंटर नहीं करता, वो स्कैटर हो जाता है, चारों तरफ से निकल जाता है। सीधा ही आता तो हमारे क्या होते हैं, इट विल रैप्चर आवर डीएनए। नहीं तो हमें भी एक ड्रेस पहनना पड़ता नील आर्मस्ट्रांग की तरह। चंद्रमा बोलते थे, चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है, नहीं चुंबक है, तो वहाँ पे पार्टिकल सीधे चले जाते हैं। हमारे पृथ्वी पर ऐसा संरचना है मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये कंप्रेस हो गया, इधर एलोबरेट हो गया, और पूरा एक आपको मैग्नेटोस्फीयर की संरचना होगी। लेकिन पार्टिकल कुछ नाइट साइड से, रात्रि से अंदर जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ वो आता है, और जब पृथ्वी के पास आता है तो आप सुने होंगे ऑरोरा बोरियालिस, आकाश हरा हो गया, आकाश अभी दिखाएंगे फोटो आपको। तो वो घटना होती है। वो बताता है कि डायरेक्ट सन एंड अर्थ जो है, पृथ्वी और सूरज एक दूसरे से कपुल्ड सिस्टम, दोनों एक दूसरे से प्रभावित हैं, और ये हमारे पूरे मौसम को चेंज करता है, प्रभाव करता है। नेक्स्ट प्लीज। इसको जरा चाहिए वीडियो को, ऐसा नहीं, वीडियो पीछे 3 वीडियो छोड़ दिया। चलिए ठीक है चलिए। सन अर्थ इंटरैक्शन है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये एक वीडियो बनाया गया है, आप बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया गया। मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ क्या सन ने फ्लेयर निकला, सन से क्या हो, बहुत से पार्टिकल, बहुत से एनर्जी निकली चारों तरफ सौरमंडल। अब जब पृथ्वी के पास आएगा तो पृथ्वी के चुंबक को इसे प्रभावित करेगा, और कुछ चुंबक जो है डी साइड से नाइट साइड में चले जाएंगे, और ये पार्टिकल नाइट साइड से जो है जियोमैग्नेटिक फील्ड लाइन से अंदर आएगा। और देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में 70 से 80 डिग्री। स्कैंडिनेवियन कंट्री वही है, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। मुझे अनुभव है, जैसे बताई मैडम कि मैं स्वीडन में 1 साल बच्चों को लेकर वहाँ मैंने पोस्ट डॉक की थी। तो ये हम लोग जाते थे स्लीपिंग बैग लेकर के, क्योंकि स्वीडन का टेम्परेचर बहुत ठंडा है। तो हम लोग जाते थे कंट्री साइड में, कि जहाँ पर के हम लोग देख सके इस तरह की फिनोमेना। तो ये आपको प्रभाव डालता है, ऑरोरा की संरचना होती है। अभी हम और आगे दिखाएंगे आपको ऑरोरा संरचना। तो ये पृथ्वी और सूर्य के
प्रभाव से ये पूरा चुंबकट मंडल चेंज होता है और 70 डिग्री नॉर्थ 70 डिग्री साउथ पे ऑरोरा जो ब्लू से दिखाई दे रहा है, ये आपको अभी और कलर आगे दिखाएंगे। नेक्स्ट ये भी वीडियो चला इसको कैसे फिलामेंट होता है। जैम हो गया वहाँ जीटी रोड वाली हालत होने वाली है। वहाँ पे क्या है कि केवल इंडिया के आप देखिए, इंडिया ने कम से कम जो है 400 सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, अमेरिका ने 2000, यूएसए ने 2000। तो इस समय मोर देन 6 to 8,000 सैटेलाइट्स आर मूविंग। और कुछ दिन में वहाँ पर भी ट्रैफिक जैम होने वाला है। अब क्या हो रहा है कि कैसे इस पाए जाने वाले कचरा, क्योंकि 3-4 साल में खत्म हो जाता है फ्लाइट, कचरा को कैसे लाया जाए, तो भारत में भी उस प्रयास कर रहा है कुछ कचरा को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। बहुत इंटरेस्टिंग एक ये जो स्पेस में कचरा बन रहा है, अंतरिक्ष का जो कचरा है उसको कैसे साफ किया जाए, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है। नहीं मतलब कि आपस में सैटेलाइट टकरा जाएंगे, तो एक कचरा है दूसरे पर टकराएगा। एक फिल्म भी आप देखे होंगे, एक फिल्म बहुत फेमस इसी पर बना था, बहुत अमेरिका की फिल्म थी, तो काफ़ी महंगा फिल्म था। नेक्स्ट प्लीज, इसको चलाइए। और सैटेलाइट पर क्या भाव आता है, सैटेलाइट जो मैं बात कर रहा था स्काई लैब की ही स्टोरी है। तो स्काई लैब सैटेलाइट वाज देयर। अब जैसे ही ये पार्टिकल आ गए, इसका सोलर पैनल, इसकी बॉडी में भी बहुत से करंट पैदा हो गए, और ये करंट हाई एनर्जी पार्टिकल है, तो करंट पैदा हो गया। तो ये क्या किया, अपना ऑर्बिट ही चेंज करके कर लोअर ऑर्बिट और पृथ्वी उनका प्रश्न में आ गया। और उस समय हमारे पास बहुत सा ऐसा प्रभाव भी नहीं था कि उसको हम खींच सकते। अभी तो हमने अमेरिका ने डेवलप कर लिया कि आप वहीं से खींच सकते हैं उसको, अभी उसमें नहीं था। तो वो जो स्काई लैब इज फॉलिंग डाउन, वो उसी का वीडियो है, इट कम डाउन इन एटमॉस्फेयर, और पृथ्वी पर गिरना शुरू हो जाएगा। सोचिए गिरेगा तो क्या होगा, अगर गिर जाए किसी की बिल्डिंग में तो डिस्ट्रॉय कर देगा। आगे चलिए, ये भी चलाइए। ये बहुत सैटेलाइट हैं जो कि अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। देखिए ये भी प्रभावित हो जाते हैं। अब बहुत से सैटेलाइट आप सुनते हैं उनकी, देखिए छोटे छोटे स्मॉल सैटेलाइट्स हैं, ये करते क्या है, पृथ्वी की चुंबकत्व का अध्ययन करते हैं, छोटे छोटे सैटेलाइट हैं। लेकिन इनमें बहुत से पैनल्स होते हैं, सोलर पैनल भी होते हैं, इसकी एंटीना भी होती है। ये सोलर पैनल, एंटीना, सरफेस ये काफ़ी कंडक्टिव होते हैं। जब ये पार्टिकल आते हैं हाई एनर्जी, तो ये पूरा प्रभावित हो जाते हैं। और ये सैटेलाइट जो है ये पूरा प्रभाव है, जो ऑरोरा निकल रहा है, पार्टिकल निकल रही हैं, तो वो पूरा जो है उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है और हमारा सैटेलाइट प्रभावित हो जाता है। अक्सर आप कहानी और बढ़ेगी जैसे जैसे आपको स्पेस वेदर का फिनोमेना बढ़ रहा है। 2024-2025 मैक्सिमम पीरियड है सोलर साइकिल का। आगे चलिए, ये देखिए आपकी कहानी बहुत है, अच्छी है। हमारे वैज्ञानिक कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, वो जाकर के स्पेस वॉक करती, दे रिपेयर्ड सैटेलाइट। ये रिपेयर हो रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बना रहे हैं। लेकिन जब बना रहे हैं तो दे हैव टू वियर अ ड्रेस, वो एक अलग तरह का ड्रेस पहनते हैं। और ये ड्रेस भी सफिशिएंट नहीं है। ये जब पार्टिकल अचानक मान लीजिए बना रहे हैं, अचानक पार्टिकल आ गया, मिलियंस ऑफ पार्टिकल, हाई एनर्जी पार्टिकल, तो ये ड्रेस सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए जितने एस्ट्रोनॉट जाते हैं उनको कैंसर होना होगा। कैंसर मैक्सिमम स्पेस एस्ट्रोनॉट को कैंसर होगा, डीएनए रैप्चर होगा, उनका प्रॉब्लम होगी, स्किन डिजीज होगा, क्योंकि ये पार्टिकल हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सपोजर उनको पड़ता है। तो रेडिएशन एक्सपोजर हम लोग कहते हैं। अभी बहुत बड़ा फील्ड रिसर्च आजकल चल रहा है, रेडिएशन एक्सपोजर, कैसे बचे रेडिएशन से। तो ये हमारे सैटेलाइट वहाँ काम करते हैं, सैल्यूट टू देम, दे आर वर्किंग देयर। लेकिन उनका लाइफ बहुत डेंजर है, क्योंकि ड्रेस पहने हैं, लेकिन ड्रेस सफिशिएंट नहीं है ना। ड्रेस में रिसर्च हो रहा है, नया ड्रेस बनाए, और पार्टिकल भी कभी कभी नए तरह के पार्टिकल आते रहते हैं, कॉस्मिक रेंज नई तरह की आते रहती है। तो ये बड़ा डेंजरस है। लाइफ ऑफ द हेल्थ ऑफ द एस्ट्रोनॉट, हेल्थ ऑफ द एस्ट्रोनॉट उनके जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्लीज, ये एक कार्टून है जिसमें कि पूरा समराइज किया गया है ये स्पेस वेदर का प्रभाव। ऊपर से आप देखिए, ऊपर से रेडिएशन जब आते हैं तो हमारे स्पेस शटल में काम करने वाले एस्ट्रोनॉट को हेल्थ पे प्रभावित करते हैं, ये हमारे सैटेलाइट के लाइफ को प्रभावित करते हैं, ये सोलर पैनल को प्रभावित करते हैं। जब नीचे आते हैं तो आयन मंडल है जिसमें कम्युनिकेशन होता है, ये प्लाज्मा बबल बनाते हैं जिसके वजह से कम्युनिकेशन डिग्रेडेड होता है। ये हमारे क्लाउड को प्रभावित कर रहे हैं। एक नया चला है स्टडी, क्लाउड, कॉस्मिक रे एंड क्लाउड कनेक्शन, ये भी एक नया रिसर्च है। 50 साल का डाटा लेकर के लोगों ने देखा कि क्लाउड फिजिक्स इज ऑल्सो चेंजिंग विद सन से क्लाउड मॉर्फोलॉजी भी चेंज, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ ये पूरा हमारा जो है कम्युनिकेशन को, जीपीएस को चेंज करेगा, और अंडरग्राउंड में भी चेंज करता है। तो पृथ्वी पर नहीं, अंडरग्राउंड तेल की पाइप देखते हैं, पानी की पाइप देखते हैं, वो प्रभावित करता है। टेलीकम्युनिकेशन के पाइपलाइन को प्रभावित, पाइपलाइन में इरोजन हो जाता है, वो प्रभावित करता है। और बहुत से सिग्नल आप देखते हैं ऑटोमेटिक सिग्नल, तो ये ऑटोमेटिक सिग्नल को भी ध्वस्त कर देता है। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को भी ध्वस्त कर देता है। बड़े बड़े सर्वर बने हुए हैं, सर्वर भी ध्वस्त हो जाएगा इसके प्रभाव से। तो ये एक ही स्लाइड में टॉप टू बटन, ऊपर से नीचे तक पूरा क्या क्या प्रभाव है वो एक साथ दिखाएगा। कुछ प्रभाव हम अभी चर्चा करेंगे आपसे।
तो यहाँ देखिए पावर सिस्टम की बात, बड़े बड़े पावर सिस्टम बना हुआ है, मेगावाट हम लोग पैदा करते हैं। तो देखा गया 1989 में जो है यूएसए में जो है हाई वोल्टेज पावर ट्रांसफार्मर न्यू जर्सी में डिस्ट्रॉय, तो साइंटिस्ट सोचे कि डिस्ट्रॉय हो कैसे, तो यहाँ तो कुछ जलने की बात नहीं थी। उन्होंने देखा कि स्पेस वेदर से बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक पार्टिकल आई और वो अमेरिका के पास चली गई। जो अमेरिका तो थोड़ा नीचे है, स्वीडन नॉर्वे में ज़्यादा, लेकिन अमेरिका के पास आ गया, तो ज़्यादा बिग स्टॉर्म था, तो वो उसकी लैटिट्यूड थोड़ा नीचे आ गई और ये जो है पावर लाइन को डिस्ट्रॉय कर दिया। बहुत सा बड़ा पावर लाइन जो है डिस्ट्रॉय, दैट वाज द वेरी बिग स्टोरी एट द टाइम 1989। आगे बढ़िए, यदि कंप्यूटर में तो बहुत है, कंप्यूटर में इंटरनेट पे तो आप अक्सर देखेंगे कि क्या करेगा, पार्टिकल आ रहा है और जैसे ही आएगा इट इंटरैक्ट्स विद दी पावर लाइन, इट इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, जीपीएस कम्युनिकेशन। तो ये हमारा जो है संचार तंत्र को बहुत प्रभावित करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत प्रभावित करता है, तो ये हमारा डिस्ट्रॉय है। नेक्स्ट प्लीज। एविएशन, मैंने कहा कि हवाई जहाज जो है चलती है उस ऊंचाई पे क्या होता है कि ये पार्टिकल को डायरेक्ट, क्योंकि ये क्लाउड के ऊपर चलती है, हवाई जहाज भी देखेंगे सब क्लाउड के ऊपर जाती है, तभी आपको सही रास्ता मिलेगा, नीचे तुरंत निकल जाती है। जब ऊपर जाती हैं तो ये पार्टिकल उनको एक्सपोजर होता है, तो एविएशन पीपल को बहुत ही प्रभावित करती है। साथ ही साथ जो है 57,000 फीट पे जब जाते हैं ऊपर में तो ये इनकी एक्सपोजर बढ़ता है, तो एयर क्राफ्ट में रहने वाले लोगों को हेल्थ का प्रभाव पड़ सकता है, उनको चेस्ट पर प्रभाव पड़ सकता है, उनका हार्ट बीट बढ़ सकता है। तो एविएशन पीपल को मोस्टली जो लोग डेली हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, पायलट्स हैं, उनको ज़्यादा होगा। हम लोग तो कभी कभी जाते हैं तो कम होगा, लेकिन अगर आप डेली फ्लाइट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि फ्लाइट इज़ अ वेरी इंजॉयबल, इट इज़ ऑल्सो डेंजरस फॉर दी हेल्थ, क्योंकि आप एक्सपोजर में नीचे हैं तो वायुमंडल आपको अच्छा कर रहा है ना, चुंबक का तो मंडल वायुमंडल, लेकिन ऊपर जब जा रहे हैं, जैसे ऊपर जाते हैं 10,000 किलोमीटर पे, ये आपको प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए अदर सिस्टम को भी, मैंने एक स्टोरी थे, रेलवे सिग्नल जो है 1982 में अमेरिका में कि ऑटोमेटिक सिग्नल, इंडिया में भी ऑटोमेटिक सिग्नल आ गया। तो ऑटोमेटिक सिग्नल क्या है, अब वो अचानक प्रभावित किया, ऑटोमेटिक सिग्नल जो है बंद हो गया। अब गाड़ियाँ टकरा जाएंगी या हो जाएंगी, अभी टकराया है तो पता नहीं चला कि टकराई कैसे, ह्यूमन एरर था कि सिग्नल एरर था। तो अब जितने दिन ऑटोमेटिक सिग्नल बनेंगे उतने इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होने की संभावना है, और ये स्पेस वेदर हमारे ऑटोमेटिक सिग्नल्स को भी प्रभावित करता है। कई स्टोरी ऐसा है। नेक्स्ट प्लीज। क्लाउड कवर, मैंने बात कहा है ना कि क्लाउड कवर की 50 साल की स्टडी हुई है अभी, डेनिश साइंटिस्ट ने इसको पहले निकाला कि कॉस्मिक रे जो पार्टिकल आते हैं वो क्लाउड फॉर्मेशन में प्रभाव करते हैं। तो हमारे जो बनावट बदल रही है, चेंज हो रहा है, इसके दो कल्प्रिट हैं, एक है कॉस्मिक रे, दूसरा है एरोशन, डस्ट पार्टिकल। ये जो बादल बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, धूल कण, डस्ट, जो कहते हैं क्लाउड कंडेंस न्यूक्लिया, तो धूल कण में ही बादल बनेगा। धूल का निगेटिव प्रभाव भी, पॉजिटिव प्रभाव भी, लेकिन जब ज़्यादा बन गया और ये जो बन गया है एसिडिक हो गया, SO4 ज़्यादा है तो H2SO4 बन जाएगा, आप सुनेंगे एसिड रेन हो गया, और आप सुनते होंगे कि बादल फट गए, आप सुनते होंगे कि अचानक इतना बरसात बदला कि पूरा इलाहाबाद जो डूब गया, अभी चेन्नई डूब गया था पिछले साल, अभी बॉम्बे डूब गया। तो एक ही स्थान पे बरसा, सावन की फुहार बंद हो गई है। अब हम लोग कहानी नहीं मिलते हैं कि स्कूल रेनी हो गया, स्कूल छुट्टी हो गया, कई सालों से रेनी डे अब न इलाहाबाद में न बनारस, लेकिन बादल फटने वाली घटना आप पहाड़ी लोगों में बहुत ज़्यादा हो रही है, और बड़े बड़े शहरों में भी हो रही है, पूरा शहर चौक हो जाएगा, क्योंकि इतनी मिलीमीटर वर्षा हो गई 1 घंटे के अंदर की, तो ये पूरा क्लाउड फिजिक्स चेंज।